अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, हमारे शो का इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई सिटी एट 10 का आगाज़ हो चुका है और सिटी एट 10 के आगाज़ के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट भी हैं और आज हम करेंगे ढेर सारी बातें। आज हमने ना सास बहू के ऊपर भी बात करनी है और आज हमने ये भी बात करनी है कि ये जो सास बहू का रिश्ता है, ये जो इतना नाजुक रिश्ता है, इतना मजबूत रिश्ता है, इस रिश्ते की प्रॉब्लम क्या है। कभी ये रिश्ता बहुत मीठा होता है और कभी ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो जाता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी वर्सेस एमकेएम और जो हमारी सिटी सिचुएशन है उसके ऊपर हमें ज्वाइन करेंगी पीपल्स पार्टी से ही रिलेटेड उनकी एक रहनुमा है जिनके बारे में मैं आपको इस ब्रेक के बाद में मिलवाऊंगी भी और बताऊंगी भी। इसके अलावा हमारे करस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ होंगे और अब लेके चलते हैं आपको कि आतिफ असलम जो हैं उनकी एक रील जो है वायरल हुई है। ये दिखाते हैं क्या कर रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं एक्चुअली। तो जनाब ये आपने इनकी देखी ये रील में जो ये कॉल कर रहे हैं ना, ये फ़ोन कॉल जो कर रहे हैं, ये फ़ोन कॉल कर रहे हैं अपनी वालदा को और इन्होंने कैप्शन में ये मैसेज दिया है कि ये सेंसिबल भी हैं, ये बड़े भी हैं और ये अपने आप का ख्याल भी रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने घर पे इन्फॉर्म कर रहे हैं। लैंड किया है इन्होंने यहाँ पर और उसके बाद ये अपनी वालदा को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये साथ खैरियत के पहुँच गए हैं। तो ये मैसेज था इनकी जानिब से जो कि दिया गया और इन्होंने बताया तमाम लोगों को जो ये कहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स को कि हम बड़े हो गए हैं, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे, ठीक है हम पहुंच ही गए होंगे, आपको क्या फ़िक्र हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसे नहीं करना है। आप कितने भी बड़े हों, आप कुछ भी हों, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना वो हमेशा आपके लिए आपके पेरेंट्स होते हैं और आपको वो बच्चों की तरह ही समझते हैं। तो आपने हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है और हमेशा अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप कहाँ पर हैं, किस जगह मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा जनाब, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हम दुनिया भर की बात करते हैं और दुनिया भर में जब से ट्रंप आए उसके बाद से जो है कई सारे इकदाम हो रहे हैं, कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और ये जो मैं आप जिक्र करने जा रही हूँ ये है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, जहाँ से जो वीज़ा पाबंदियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं। और क्यों लगाई जा रही हैं, ये खबर कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका भर की कई यूनिवर्सिटीज़ के बैनुल-अक़वामी तलबा के जो वीज़े हैं वो गैर मुतब्बिका तौर पर अचानक मनसूख कर दिए गए हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वीज़े मनसूख किए जाने की कई वजूहात हो सकती हैं। रिपोर्ट में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता एहलकारों का हवाला देते हुए बताया है कि हुकूमत खामोशी से ये इकदाम कर रही है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद रोज़ में 141 बैनुल-अक़वामी तलबा के जो वीज़े हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक हफ़्ते पहले बताया था कि 300 तलबा ऐसे हैं जिनके वीज़े मनसूख किए जा चुके हैं। इस तरह मनसूख वीज़ों की तादाद तकरीबन 450 हो गई है। जिन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वीज़े मनसूख किए गए हैं उनमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मिशिगन, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन, मिनीसोटा स्टेट यूनिवर्सिटी और मिडकांटो और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। और बताया जा रहा है ये वो तलबा तालबात हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के लिए एहतजाज किया था, तो इनके जो वीज़े हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। अच्छा जनाब, एक और ख़बर है और ये अमेरिका से ही है ये खबर और ये है जनाब कि अमरीकी शहरी ने 24 घंटों में 10,001 पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया है, वो वापस रिकॉर्ड इन्होंने हासिल कर लिया है। अमरीकी शहरी हैं ये ट्रॉट हैंस जिन्होंने गैर मामूली अज़्म और मेहनत की मिसाल कायम करते हुए 24 घंटों में 10,001 पुलअप्स लगाकर एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। ट्रॉट हैंस ने पहली बार ये रिकॉर्ड 2023 में कायम किया था जब उन्होंने 24 घंटों के दौरान 8,100 पुलअप्स मुकम्मल किए थे और अब हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक दिन बाद ही ऑस्ट्रेलवी शहर गैरी लाइट ने, जो ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं गैरी लाइट, उन्होंने 8,600 पुलअप्स करके ये रिकॉर्ड छीन लिया था इनसे। अब ट्रॉट हैंस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 10,001 पुलअप्स के साथ ये रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम कर लिया है और इनकी ये काविश न सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का सबूत है बल्कि उनके अज़्म और साबित कदमी की भी वाज़े मिसाल है। तो ये तो जनाब हमने आपको दुनिया भर से जो है वो खबर बताई कि क्या क्या खबरें हैं। इसके अलावा अब अमरीका के बाद चीन चलते हैं और चीन में क्या हो रहा है। चीन में है पहाड़ियाँ और पहाड़ियों पर है सैर व तफरी, लोग वहाँ जाते हैं, हाइकिंग भी करते हैं, लेकिन और आसानी कर दी गई है। और जो आसानी कर दी गई है वो इसलिए कर दी गई कि चीन में एक पहाड़ी है जो तफरीही मुकाम भी है, तो इस तफरीही मुकाम पर बिना किसी तकलीफ़ के जो है वो हाइकिंग यानी पैदल चलने के लिए एस्केलेटर
ऊंचे मुकामात पर चढ़ने के लिए खुदकार जीने नस्ब किए गए हैं। एंड दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट। चीन के इस तफरीही मुकाम का नाम जांगड़ी है, जहां पर कई मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करके एक बहुत बड़े नेटवर्क पर मबनी खुदकार जीने नस्ब किए गए हैं, ताकि बिना किसी तकलीफ और कोशिश के लोग पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच सकें। और यहाँ पर आपको बताएं कि जो पहाड़ों की बुलंदी पर पहुंचने के लिए हाइकिंग काफ़ी मुश्किल और तकलीफ-दह तजर्बा होता है, लेकिन मशरकी चीन के जियांगड़ी सूबे में कोई भी शख्स बआसानी 1500 मीटर बुलंद चोटी पर सिर्फ एक खुदकार सीढ़ी पर सवार होकर बआसानी पहुंच सकेगा। तो दिस इज़ रियली वेरी ग्रेट कि जी अब लोग हाइकर्स के लिए और सैर व तफरी के लिए भी इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम वापस ज़रा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में वापस आने के बाद हम बात करते हैं कराची की। और कराची में जनाब सिटी अपडेट्स क्या है? कराची में सिटी अपडेट्स ये हैं कि कराची में किसी दिन आपको ट्रैफिक हादसा नज़र आते हैं और किसी दिन आपको इस तरह के मामला नज़र आते हैं कि बहुत सारी हादसा भी हो रहे होते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो सोने के जो प्राइसेस हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि सोने की कीमत में बड़ी कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $51 सस्ता होकर $3038 फी ऑन्स तक गिर गया है। अच्छा जी, चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है ये। 1 तोला सोना $5500 सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत कम होकर 3,20,000 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोना 44,714 रुपए सस्ता होकर 2,54,348 रुपए का हो गया। फिर 1 तोला चांदी 460 रुपए कमी के बाद 3,120 रुपए पर आ गई है। अच्छा जनाब, ये तो जो है वो सोने के प्राइजेस थे। अब हम आ जाते हैं और आपको बताएं कि हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको मटन, अंडे और चिकन और बीफ के जो प्राइजेस हैं वो पॉपअप होते हुए नज़र आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं और हम जिक्र करते हैं आपकी ग्रॉसरी का, यानी कि अगर आपने खाना शाना पकाना है, दालें शालें लेनी है तो फिर जो है वो हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं माश की दाल पे। तो जनाब जो माश की दाल है उसके प्राइस हैं 405। फिर उसके बाद जो उसके रिटेल प्राइस है वो है 425। फिर उसके बाद जो होलसेल प्राइस हैं वो है 310 और जो रिटेल प्राइस है वो 325 है। मसूर की दाल के प्राइस हैं 250 और इसके रिटेल प्राइस हैं 262। फिर दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस है 340 और फिर उसके बाद काबली चना जो है उसके प्राइस हैं और फिर उसके जो रिटेल प्राइस हैं वो 325 हैं। तो जनाब ये तो हो गए सिटी अपडेट्स जो हमने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा हैं ढेर सारी बातें, इसके अलावा हैं ढेर सारे टॉपिक जो करने हैं डिस्कस। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आपकी जो रिजर्वेशन है कराची सिटी से मुताल्लिक कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो आप हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर जो गेस्ट होते हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ महराज भाई मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन अयाज भाई मौजूद हैं। और जब ये दोनों मौजूद हो तो फिर आप समझ जाएं कि बात किसकी होगी। बात होगी कराची की जनाब। और कराची की बात में क्या होगा, कल लिया गया एक बड़ा इनिशिएटिव। इस हवाले से जो है वो हमारी एक कॉरेस्पॉन्डेंट है दुर्दाना, उनकी एक रिपोर्ट है, वो ज़रा पहले आप रिपोर्ट देखिए फिर उस पर बात करते हैं। चले जी, थोड़ी सी देर में जो है वो हम आपको उनकी रिपोर्ट दिखाएंगे एंड इट्स अबाउट ट्रैफिक। और ट्रैफिक के मामला पर कल बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। तो अयाज भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं ये जो अब कल सीएम सिंध की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है, उन्होंने एक पूरा प्लान तरतीब दिया है कि इस तरह से हादसा नहीं होंगे, हेलमेट पहना जाए, सारा कुछ किया जाए, कैसे देख रहे हैं वाकई में अब इम्प्लीमेंट होगा? कुछ काम तेज़ हो गया है? अल्लाह करे, दुआ है हमारी कि ये चीज़ें हम पहले बोल रहे थे कि स्पीड कंट्रोल की बात की जाएगी। हैवी ट्रैफिक के लिए 30 किलोमीटर की स्पीड का तयन किया गया है, जो कह रहे हैं कि अब इसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। डैश कैमरा लगाना ज़रूरी है हैवी ट्रैफिक के अंदर, इनर कैमरा लगाना ज़रूरी है और साथ ही उनको अपने स्कर्ट्स, जो हैवी जो ट्रैफिक है उसके स्कर्ट्स जो हैं वो नीचे तक हों, ताकि जो लोग टायरों में आके अमवाद हो जाती हैं, जो जैसे आपने रेड बसेस देखी हैं जिसमें लो प्रोफाइल है बिल्कुल, उनकी टायर तो बड़े हैं लेकिन उसकी जो स्कर्ट्स उसके नीचे तक ज़मीन से 1.5 से 2 फुट ऊंचे हैं। तो ये तमाम चीज़ों का जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कानून साजी के लिए और बोल दिया गया है कि अब ये इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इनको। अब ये हैवी ट्रैफिक के लिए बोल दिया गया। तकरीबन 5,000 वाटर टैंकर की बात हो रही है ऑफिशियली, लेकिन 7 से 8,000 होंगे, 7 से 8,000 और 3 से 4,000 डंपर्स बताए जा रहे हैं ये होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, जो पुरानी बसेस जो इस वक्त शहर में घूम रही हैं, वो भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि वो अब इतनी पुरानी हो चुकी हैं जिनकी उम्रें हमसे भी बड़ी हो गई हैं। भाई और एक फिर तो भी पुरानी रोड पे बसेस चल है, रही है, ऊपर से उनको इतना सर्टिफिकेट, धुआं, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट स्ट्रक्चर इतना बुरा, लोग कैसे जाएं उसमें, कैसे बैठें, कैसे ट्रैवल करें, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है।
महराज भाई, अब ताजिर बरादरी जो है ना, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है जी हम एहतजाज करेंगे। ऑलमोस्ट 16 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि जी अगर ये मामला इनके ठीक नहीं हुए, सियासी जमातें जो एहतजाज कर रही हैं, जो दीगर मामला चल रहे हैं, एक तरफ तो ये मसला, दूसरी तरफ अब ये SOP बनाई है इन्होंने, कहा है कि जी ये इनकी SOPs होंगी, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंटिन्यू किया जाए, इसके अकॉर्डिंगली अब ये ट्रैफिक मूव करेगा, हादसा भी कम होंगे। क्या समझते हैं, कुछ मुतारिक हुई है सिंध गवर्नमेंट इस मामले पर, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, कोई हादसा रुक जाएंगे? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि इससे हादसा रुक जाएंगे। इससे पहले भी इस किस्म की कई ड्राइव्स जो हैं वो चल चुकी हैं, ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए चलवाई गई, हेलमेट के इश्यूज़ पर चलवाई गई। और देखिए, हेलमेट पहनना तो ये तो मोटरसाइकिल सवार की अपने लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन हमने रिपोर्टिंग के दौरान में अक्सर व बेशतर ये देखा है कि लोग बहानेबाजी करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं बजाय हेलमेट पहनने के, और जिनके पास है वो चालान से बचने के लिए टंकी पर रख लेते हैं उसको। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि जो खुद मोटरसाइकिल चला रहा है, जो अपने घर से अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए निकल रहा है या किसी भी काम से निकल रहा है बाहर, तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि भाई कानून है क्या। हमारे यहाँ तो आज तक इस चीज़ को कोई क्लियर नहीं कर सका। अगर आप शार फैसल पे ट्रैवल करती होंगी तो आपने देखा होगा, या किसी भी बड़ी सड़क पे मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो फास्ट लेन में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि कानून यह है कि मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो या फिर बसेज हो, इनको लेफ्ट लेन पे लास्ट में रहना है, थर्ड लेन में, ठीक है, थर्ड लेन में रहना है। लेकिन हम अमूमन यही देखते हैं, सिग्नल पे कोई रुकने को तैयार नहीं है। जब तक देखें हुकूमत अच्छी बात है इसमें जो है फैसले कर रही है, इसमें सख्ती भी करे, लेकिन जब तक खुद पब्लिक इसमें दिलचस्पी नहीं लेगी तो ये हादसा कम नहीं होंगे। डंपर्स की बात करें, वाटर टैंकर की बात करें, ठीक है, उनमें अक्सर ही शिकायत आई है कि भाई उसका जो ड्राइवर होता है उसके पास लाइसेंस नहीं होता, उसके ड्राइवर अक्सर नशे में भी मुलविस पाए गए हैं, बहुत सारे वाकयात हुए। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली अगर इसको देखें ना, इस पूरे मामले को, तो हमें ये पता चलेगा कि अक्सर व बेशतर ज्यादातर गलतियां मोटरसाइकिल सवारों की होती हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो कहा गया ना, ताजिर बरादरी की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कहना है जी जो अंडर एज हैं, जो 18 साल से कम उम्र बाइकर्स हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाएं, क्योंकि उनकी वजह से हादसा जो है वो ज्यादा होते हैं। देखिए, दोनों बातें, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप बाइक ना दें, बिल्कुल कानून यही कहता है, ठीक है ना। इसमें किसकी गलती है? हमारी अपनी गलती है, वालिदैन की हैसियत से, सही, कि हम अपने बच्चों को नहीं रोक पाते इसमें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि जो ट्रांसपोर्टर ये बात कर रहा है, उस ट्रांसपोर्टर की ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है, सही, ठीक है ना। वो एडवाइस तो दे रहा है आगे, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि मेरे पास जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो ड्राइवर्स हैं और जो क्लीनर्स उसके साथ होते हैं, वो सब नशे के आदी लोग होते हैं इनमें ज़्यादातर, ठीक है। और आप अगर उनको रोकने की कोशिश करें या कोई बात करें तो वो फौरी तौर पर जो है लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। तो पहले तो आपको अपना भी क़िबला दुरुस्त करने की जरूरत है ट्रांसपोर्टर्स को, जब तक वो अपना क़िबला दुरुस्त नहीं करेंगे मामला नहीं बनता। दूसरी बात, वालिदैन की और घर के बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। तीसरा मसला ये है कि सिफारशी कल्चर है हमारे यहाँ, सही, ठीक है। मुझे दिन में 1-2-3 फोन ऐसे आ जाते हैं कि जी यार वो बच्चा जरा सा सब्जी लेने के लिए जा रहा था, पुलिस ने रोक लिया, अब वो बोलिए कि जी एफिडेविट जमा कराओ और जिम्मेदारी लो और 2,500 रुपये का चालान भरना पड़ेगा, फ़ोन कर दें ज़रा हमारी जान छूट जाए, 2,500 रुपये हमारे बच जाएंगे। सिफारिश के लिए वो फ़ोन कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि भाई बच्चे की जान कितनी कीमती है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये किसी एक ट्रैफिक पुलिस के इदारे का काम नहीं है, हुकूमत सिंध का काम नहीं है। जब तक हमारे घर से तरबियत नहीं होगी ना और बेहतरी नहीं होगी, जब तक ये मामला बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर हुकूमत सिंध ने ये नोटिस लिया है और इस पर इम्प्लीमेंट भी करवा देती है, तो ये है कि कुछ कमी आ सकती है, कुछ कमी जो है वो आ सकती है और चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, वहीं पर जो दूसरा एक इशू ये है कि पानी, अब क्योंकि गर्मियाँ है ना अयाज भाई, तो अब आप देखें कि बहुत सारे इलाकों में पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। चाहे आप औरंगी की तरफ देखें, नॉर्थ की तरफ देखें, लियारी की तरफ देखें, या आप ये पूरा जो कराची के जो मेन एरियाज़ है ना, अब यहाँ पर हो गई है पानी की कमी। दूसरी जानिब अब टैंकर माफिया होंगे सरगर्म, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती हैं। अभी हमारी एक करस्पॉन्डेंट है अक्सा, वो गई थी और वो पूरी कवरेज करके आई हैं। वहाँ जो इलाका मकीन थे, उन्होंने बताया कि पानी की शदीद किल्लत है। ये मामले को कौन देखेगा, क्योंकि यहाँ पर तो लोग अभी जो सियासी ब्लेम गेम है उससे बाहर नहीं आ रहे। आप देखेंगे कि अभी 1 या 2 दिन पहले भी फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो आपस के मामलात में एक दूसरे से अपने इख्तियारात के लिए, अपनी बातों के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि कराची के शहरियों का क्या होगा। तो अक्सा की ये रिपोर्ट है, पहले ये रिपोर्ट देखिए फिर उस पर डिस्कस करेंगे। किल्लत आपके
के संगीन होते हुए मसाइल। रेलवे कॉलोनी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। रेलवे कॉलोनी में मुकीम खवातीन कहती हैं, गर्म मौसम के बाइस पानी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। घर में अफराद ज्यादा हैं, बार बार महंगे टैंकर डलवाने की सताहत नहीं रखते। रमजान मुबारक के महीने में पूरा महीना इसी आजमाइश से गुजर गया। रेलवे की बिल्कुल है जिम्मेदारी, क्यों नहीं होगा। जब रेलवे कॉलोनी के घर हैं तो उनकी जिम्मेदारी पूरी पड़ती है, कोई यहाँ पर पानी मुहैया करें। बस ये मांग के या फिर ये गाड़ी डलवाते हैं हम लोग। कितने की गाड़ी डलवाते हैं? 600 की है और 1200 की है उनकी मर्जी और से 800 डलवानी की पड़ती है। वो कहते हैं जी 2 टंकी लो तो हमें 2 ही टंकी लेनी पड़ती है 1200 की। रहायशियों ने शिकवा किया, वाटर टैंकर 2 से 3 गुना ज्यादा नरखों पर मिल रहे हैं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने से मकीनों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अक्सर शाइस्ती 21। तो जनाब आपने ये देखा अयाज भाई, ये देखें ये प्रॉब्लम है। और ये जिस तरीके से रेलवे कॉलोनी के मकीन हो या फिर किसी भी आप कराची में जगह पर जाएं तो आपको इस तरह के मामलात नज़र आते हैं। ये मैटर कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इनको तो इस पे फोकस करना चाहिए। देखें मसला ये है कि शहर की ज़रूरत जो प्यास है और 1200 मिलियन क्यूसेक की आपकी ज़रूरत है, उससे 1500 मिलियन कर लें उसको। सही। अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन 5 से 6 मिलियन क्यूसेक की अगर होगी, जब आधी आपकी सप्लाई है तो फिर आधा शहर तो प्यासा रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। अब मसला यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया शेर केनाल का, वहाँ यहाँ शुरू कर दिया उनको, हमें नई लाइन पे लगा दिया। हम अभी इंतजार कर रहे थे कि K4 अल्लाह मियाँ इस रमजान में सबने इज्तिमाई दुआएं की K4 मंसूबा पूरा हो जाए। ये अल्लाह करे वफाक इसके ऊपर अपनी कुछ नजरे करम कर दे। वो 6 किनालों के पीछे लग गए, कराची का पानी तो पूरा कर दें पहले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सब जो है वो एक नई डगर पे चलने के लिए तैयार होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि पीछे क्या, मुझे आज तक हम डाउन स्ट्रीम पर हैं। कराची शहर के बाद तो कुछ नहीं है, समंदर है। जी। पाकिस्तान की डाउन स्ट्रीम पर इस वक्त जितनी भी नहरें हैं उसने जाना समंदर में। सही। अब कुछ भी हो जाए, अब वैसे ही हमें पानी ज़्यादा मिलना चाहिए या इस सिंध को पानी ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ तो सिंध वाले ही पूरा रो रहे हैं कि हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा। 71 का एकॉर्ड जो है वो सब फाड़ फूड़ के सब साइड में रख दिया। एक नया एकॉर्ड बनेगा, नया पानी मिलेगा, कब होगा वो जो हम बार बार मैं एक मुहावरा यूज़ करता हूँ, नाना मरेंगे बैल कटेंगे फिर बटेंगे। वो कब नाना मरेंगे, वो कब बैल कटेंगे, ये वाला हिसाब हो गया कराची के लिए। चले जी, ये हिसाब हो गया कराची का। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कराची के इशूज़ पर डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है वो भी मौजूद होंगी। और ये कौन है मिलवाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। कम बैक। तो जनाब इस वक्त कुछ बात करते हैं मैट्रिक के पेपर्स के हवाले से। कल से सिटी 21 जो है इस हवाले से आपको अपडेट कर रहा है कि क्या सिचुएशन है इम्तहानी मराकज़ में। और एज़ यूजुअल वही बिजली नहीं है, तलबा परेशान है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, उनके वालिदैन भी परेशान है। अभी करंट क्या सिचुएशन है इम्तहानी मराकज़ की, ये जानने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे करस्पॉन्डेंट ज़ुबैर ने। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिए, क्या मनासिर देख रहे हैं आप कल से लेकर अब तक, क्या शिकायत हैं और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पंखे अंखे चल रहे हैं ना इम्तहानी मराकज़ में? बहुत शुक्रिया सबा आपका। यकीनन इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी है। कल मैट्रिक इम्तिहानात का पहला पर्चा जो है 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का लिया गया, जबकि आज जो है 9वीं जमात का जो कंप्यूटर साइंस का जो पर्चा है वो मुकर्रर वक्त पर शुरू हुआ। लेकिन एक रिवायत मैट्रिक बोर्ड कराची की वो बरकरार दिखाई दी कि नकल माफिया की जानिब से मैट्रिक बोर्ड कराची को आज भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता दिन पहले रोज़ जो कि 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पहला पर्चा था वो व्हाट्सएप ग्रुप पर इम्तिहानी औकातकार के दरमियान जो है वो आउट हुआ और सोशल मीडिया की जीनत बन गया, जबकि आज भी यही रिवायत जो है वो बरकरार रही। मैट्रिक बोर्ड कराची का 9वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का जो पर्चा है इम्तिहानी वक्त से कबल 10 मिनट कबल जो है वो पर्चा आउट हो गया और सोशल मीडिया की जीनत बन गया और सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर धड़ाधड़ जो है वो शेयर होने लगा। यकीनन तौर पर इम्तिहानात के हवाले से मैट्रिक बोर्ड कराची ने खातिर खा इक़दाम के हवाले से कुछ स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई थी और ये दावे किए थे कि इस मरतबा भी सानवी तालीमी बोर्ड कराची जो है वो तमाम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है और इस तरह की किसी किस्म की किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, या ऐसा कोई मामला जो है वो सामने नहीं आएगा। लेकिन ये
तमाम तर दावे जो है मैट्रिक बोर्ड कराची के वो धड़े के धड़े रह चुके हैं कि 10वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट हुआ, उसके बाद 9वीं जमात का जो आज पहला पर्चा था कंप्यूटर साइंस का वो इम्तिहानी वक्त से कबल 10 मिनट कबल जो है वो पर्चा आउट हो गया और सोशल मीडिया पे दस्तयाब रहा। तो ये मैट्रिक बोर्ड की कारकर्दगी का पोल किस तरीके से खुल रहा है, पिंडोरा बॉक्स किस तरीके से हमारे सामने आ रहा है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये हमारे सामने है। इसके अलावा एक और मंथक भी मैं आपको बताऊं कि मैट्रिक बोर्ड कराची ये दावा करता है कि लोड शेडिंग के हवाले से सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने के इलेक्ट्रिक को ख़त लिखा था, जिसके जवाब में के इलेक्ट्रिक ने तरदीद की और ये बात कही कि मैट्रिक बोर्ड कराची ने इम्तिहानी सेंटर्स की लिस्ट ही फराहम नहीं की गई के इलेक्ट्रिक को। जिस समय में आज सुबह जब हमने सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड से बात की तो उनका ये कहना था कि जब हमने ख़त लिखा था मैट्रिक बोर्ड की जानिब से के इलेक्ट्रिक को तो उसके साथ जो इम्तिहानी सेंटर्स की जो लिस्ट थी 499 इम्तिहानी सेंटर्स हैं जो कि इम्तिहानी मराकज़ जो है कराची भर में कायम किए गए हैं और ये तमाम तेरे इम्तिहानी मराकज़ की जो लिस्ट है वो फराहम की गई के इलेक्ट्रिक को। लेकिन के इलेक्ट्रिक बात की तरदीद करता है, वो कहता है इम्तिहानी जो मराकज़ की जो लिस्ट है वो नहीं दी गई है। अब के इलेक्ट्रिक व मैट्रिक बोर्ड के आपस का मामला, लेकिन तलबा व तालिबात रुल कर रह चुके हैं। कराची के बेशतर ऐसे इम्तिहानी मराकज़ हैं जहां पर बिजली की आंख मचोली जारी है, वहां पर बच्चे जो है ठीक है, कराची के बेशतर इम्तिहानी मराकज़ ऐसे हैं जहां पर बिजली की आंख मचोली जारी है। और जिस तरीके से अब ये पेपर स्टार्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है पेपर में जो बीच में गैप होता है उसमें बच्चे तैयारी भी करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और इस उम्मीद के साथ पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं कि अब जब नेक्स्ट पेपर होगा तो उसमें सहूलियात जो है वो पूरी तरीके से मैसर आएंगी। लेकिन कल भी हमने आपको बताया कि जिस तरीके से तलबात और तलबात जो है वो शिकायत कर रहे थे इस हवाले से कि भाई पंखा नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने ये भी शिकायत की कि जब हम लिख रहे थे तो जो स्वेटिंग थी, जो पसीना था, जो गर्मी थी, उसकी वजह से उनके पेपर पे जो इंक है वो भी फैल रही थी। तो ज़ुबैर हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ुबैर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के मसाइल जू के तू ही रहते हैं और कराची के मसाइल की जब भी बात की जाए ना तो कराची के मसाइल के ऊपर पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने रहते हैं और बयानबाजी होती है, लेकिन अवाम पिस रहे होते हैं। इसी पर बात करने के लिए मुसरत न्याजी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, विमेंस विंग से जो है ये रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम मैम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी तो खैर ये आपने देखा कि जो एजुकेशन के मामलात हैं वही नकल माफिया भी एक्टिव है, सारा कुछ। फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जी पीपल्स पार्टी बातें तो बड़ी करती है लेकिन काम जो है ना वो हम ही कर रहे हैं। अगर मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही बात करूँ तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन सेक्टर में क्या किया, जो आदिल अस्करी साहब हैं उन्होंने तो जो दाऊद यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस बना दिया, लेकिन उन्होंने तो मेहरान यूनिवर्सिटी तक का कैंपस नहीं बनाया। तो ज़रा ये बताएं कि बाकी पीपल्स पार्टी कर क्या रही है, क्यों आप लोग ये सिर्फ ब्लेम गेम, एक दूसरे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कभी कामरान टिसौरी साहब इन एक्शन हो जाते हैं, कभी फारूक सत्तार साहब का बयान आता है, यहाँ से मेयर कराची जो है वो बात कर रहे होते हैं। कराची की खिदमत कौन करेगा मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे मैं आपके आखिरी पॉइंट का पहले तो रिस्पॉन्स कर दूँ। हाँ, बात दरअसल ये है सबा कि रिस्पॉन्स करना और ख़िदमत करना, मेरे दोनों भाई भी अतराफ़ में बैठे हुए हैं, आप भी मौजूद हैं, तमाम लोग भी सुन रहे हैं। देखिए, कराची के अंदर जितनी वो हमेशा एक ही बात को कहते हैं कि जी मेयर कराची थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने काम किया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब को जितना प्रमोट और जितनी पैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिए उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, अगर इतने पैसे इस वक्त के मेयर को दे दिए जाएं तो मैं कहती हूँ यही कराची पेरिस से कम नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये कहें कि जी काम नहीं हो रहा, तो मैं आपको कह सकती हूँ, आप खुद इस शहर के वासी हैं, हम सब इसी शहर के अंदर रहते हैं। कराची के जिस तरफ देखें हर तरफ काम हो रहा है, कराची के अंदर बेहतरी आ रही है। यही लोग कहते थे कराची के अंदर जी ट्रांसपोर्ट नहीं है। देखें, कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके से गाड़ियाँ चल रही हैं और बहुत कम, देखें वही अगर हम पेट्रोल की मद में बाइक में भी आए ना तो शायद 400-500 रुपए का पेट्रोल जो है ना हम इस्तेमाल कर लेते हैं बाइक में भी। 50 रुपीज़ थे बस का किराया, अब जाके 80 रुपीज़ हुआ है। तो कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक, देखिए मैं प्लीज सब बात कंप्लीट कर लूँ, एक कोने से दूसरी कोने तक आपको सहूलतें मुयस्सर हो रही हैं, तमाम आपके सामने ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। बिल्कुल मैं कहूँ कि कोई अलादीन का चिराग इस मेयर के पास नहीं है कि 2 साल अभी कंप्लीट हुए, 2 साल के अंदर सब कुछ करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कराची का मेयर है इस वक्त, वो कराची ही का बेटा है, वो कराची के लिए काम कर रहा है। और जब पूरे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला मेयर है जो इस कराची के अंदर आया है और वो महदूद
वसाइल का रोना नहीं रो रहा। यही लोग जो है वसीम अख्तर साहब जो है ना अरबों रुपए की जो है ना उन लोगों की, आप मुझे बताएं, उनकी सैलरीज रुकी हुई थी, पूरी जिंदगी अपनी दे देते हैं, तो वो सैलरीज उनको दे रहे हैं, उनके वज़ाइफ उनको मिल रहे हैं, तो ये काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो रोना नहीं रो रहा, वो कोशिश कर रहा है इस शहर के अंदर काम करने की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर काम ना कर रही होती तो ये तीसरी दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबा सिंध पे हुक्मरानी ना कर रही होती। हम समझते हैं कि हम जवाबदेह हैं आवाम को, हम किसी भी सियासी पार्टी को जवाबदेह नहीं है। जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की सोच ये होती है जब हम आवाम में जाएं तो हम आवाम के सामने शर्मिंदा ना हो। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, क्योंकि आवाम जो है ना अपना गुस्सा और गमो गुस्सा जब होते हैं आपके पोलिंग स्टेशंस में निकाल लेती है, आपको वोट ना देकर सबा वो अपना गमो गुस्सा निकालती है। तो एमक्यूएम को तो गम ये है, अगर उनके पास आवाम में जाने की सलाहियत होती तो वो बलदियाती इलेक्शन का बायकाट ना करते, वो बलदियाती इलेक्शन में जाते। उन्हें पता था कि हमें आवाम रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। तो अब अगर फारूक सत्तार साहब कुछ कहें या कोई भी कहे या टसूरी साहब कोई बात करें, तो बिल्कुल टसूरी साहब ने कहा मेयर साहब आप मुझे बताएं, मैं वफाक से आपको पैसे लेके देता हूं, तो बिल्कुल कहा और मेयर साहब ने कहा कि आप लेके दें, आप मेरे बड़े भाई की। लेकिन उन्होंने ये भी लेकिन आप उन्होंने कहा बिल्कुल, लेकिन फिर जो मुर्तज़ा वाब साहब हैं उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। उन्होंने कहा जी काम आधा हुआ है, जब पैसे आ जाएंगे ना तो फिर बात करेंगे। फिर आखिर में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि भाई हर बंदा अपने अपने डोमेन में काम करे, जो जिसका काम है वो करे। तो जरा थोड़ा इस बारे में बताएं कि ये भी तो फिर उन्होंने एक साथ में ऐड ऑन किया। मैं बताऊं आपको, देखिए उनके पास अगर गवर्नर है, सदर पाकिस्तान है, तो उनके पास आईनी ओहदे हैं, सही ठीक है। उनके पास ये इख्तियारात नहीं है कि कभी वो पुलिस वालों की महफिल से जा लें, कभी वो कहें कि जी मैं इतने सारे लोगों को राशन दे रहा हूँ। भाई वो अपने तहत करें ना। देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब का डोमेन है कि वो कराची के मेयर हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर नहीं है, वो इस कराची के मेयर हैं, वो इस कराची ही का बेटा है और वो खिदमत कर रहा है। जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने चाहे कोई क्वेश्चन करे उसके ऊपर। आप मुझे बताएं कि बारिशों में इस कराची का सबा आप हम मेरे भाई ये सब हम ट्रैवल करते थे, इस शहर कराची का क्या हाल होता था। वो 3-4 साल पहले तो रात देखता है, दिन देखता है अपनी पूरी टीम के साथ, वो चीज हमें अल्लाह ना करे कि हमें फेस नहीं करनी पड़ रही। वो काम कर रहा है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं तो उनका काम है तनकीद करना, लेकिन तामीरी तनकीद हो तो वो ज्यादा बेहतर है। तामीरी ही तनकीद है। अभी जो कराची हाइट्स की सिचुएशन है ना, ठीक है आप कह रही है पीपल्स पार्टी काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। जब आप लोग काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हम खुद पैकेजेस बना के चलाते हैं, पीपल्स पार्टी इज डूइंग ग्रेट। बट जो फैक्ट है वो ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों के पास इस वक्त पानी नहीं है। ये गर्मियों का मौसम है, लोग परेशान हैं। अभी हमने रेलवे कॉलोनी का एक पैकेज दिखाया, वहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं है। आप नॉर्थ में जाएं, लोगों के पास पानी नहीं है, लोगों के पास सहूलियात नहीं है। टैंकर माफिया ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। गटर के खुले ढक्कन जगह जगह आपको नजर आएंगे, छोटे बच्चों का अगवा होना आपको जगह जगह खबर रिपोर्ट हो रही होती है। ये मामला सॉल्व करने के लिए आप सबको मिल बैठ के बैठने की जरूरत है, मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। अगर ठीक है पीपल्स पार्टी काम कर रही है, फाइन एनफ, एमक्यूएम अगर उनका साथ नहीं देती है तो आप लोगों को बैठना चाहिए, क्योंकि कराची की तामीर और तरक्की के लिए आप स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। सब मैं एक बात बताऊं, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो हर प्लेटफॉर्म पे ये बात की है कि जब तक हम टेबल टॉक नहीं करेंगे, जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा चाहिए तो हम तो बैठने की नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा है कि हम कहते हैं बैठ के बात करें, जो भी मसाइल है अवाम के मसाइल बैठ के हल करें। हम तो कहते हैं बैठ के बात करें, वो बैठ के बात करने को तैयार है। आपको फारूक सत्तार मेरे सीनियर है, मैं बेहद हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, हम ये नहीं कहते, लेकिन मैं ना मानूं, मैं अगर वो आएंगे तो वो बात नहीं होगी कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपका लबो लहजा कुछ और हो और पीछे अगर कुछ और बात कर रहे हो तो उस पर ना जाए। बैठे ना, वफाक में भी तो बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे भी बैठे, जिस शहर के अंदर हैं उसको ऑन करें। आप बैठे, आपको किससे मना किया? आपको तो मना नहीं किया ना। तो आप जाके कहें, ये सोचें कि अब ये आवाम वो नहीं रही है सबा कि आप स्कोरिंग अपनी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में जो है ना, पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में आपको आवाम नहीं देती। आवाम को पता है कि इस एमक्यूएम के पास कुछ नहीं है सिवाय बातें करने के। मुझे बताएं ना, अगर वफाक में कोई भी बात हो रही होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाज उठा रही होती, इनकी तो आवाज ही नहीं निकलती है। ये तो हर चीज पे यस और बात कुछ नहीं।
बात चलें, दरअसल ये इसके कि मैं ऊपर कहती हूँ बिल्कुल, मिलकर बैठे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठे, ये ना सोचें कि अवाम अगर बेहतर काम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो इस टर्नओवर में बेहतर काम होगा, पीपल्स पार्टी को होगा। टॉक करनी अवाम पड़ेगी। सबको देख रही होती है। कराची, और कराची की अगर आप लोगों ने तामीर और तरक्की चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। हमारे जो मॉर्निंग शो है उसमें डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि जी आज फला हादसा हो गया। आज हमने देखा कि किसी टैंकर ने जो है नाहक किसी मोटर बाइक वाले को कुचल दिया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। आज हमारे साथ में पीपल्स पार्टी से मैम मौजूद हैं और मुसर्रत साहिबा, जिस तरीके से अब ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है इस पर सीएम सिंध ने जो है एक्शन लिया और उन्होंने कहा जी इस हवाले से अब ये SOP बनाई गई है और ये इसके अकॉर्डिंगली अमल होगा, इससे कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। और आप क्या समझती हैं कि कितने भी इकदाम कर लिए जाएं, कितनी भी SOPs बना ली जाएं, कितने भी कानून बना लिए जाएं, लेकिन फिर भी जो हादसात हैं वो उसी तरीके से जारी होते हैं, जराइम उसी तरीके से हो रहे होते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप सबा जराइम भी और हादसात भी ये पूरी दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लेकिन देखें, एक बेहतरीन, सबसे पहले जो गवर्नमेंट जो है ना बनाए, SOPs बनाए, ये सब कुछ बनाए, उससे पहले मैं समझती हूँ एक अच्छे शहरी होने के नाते हमें खुद भी वो इकदाम उठाने चाहिए, वो स्टेप हमें भी उठाने चाहिए। सपोज कि आप ड्राइविंग कर रही हो तो आप ये भी तो देखो ना कि अगर मेरी रश ड्राइविंग से किसी को नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, किसी की घर उजड़ सकता है, तो मैं भी केयरफुल होकर ड्राइविंग करूं। इसी तरह से जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनके मालकान को, ठीक है, जिस तरह उनकी एसोसिएशन को बुलवा के हमारे मेयर साहब ने भी बात की और CM साहब ने भी बात की, तो इन लोगों को बुला के इनको वार्निंग दी जाए, क्योंकि ये अनट्रेन्ड ड्राइवर्स होते हैं, ट्रेन ड्राइवर्स नहीं होते और ये दे देते हैं। तो देखें, ये काम करना तो गवर्नमेंट का नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर का बंदा है वो इस चीज़ को क्यों नहीं देखता कि मैं जिस शख्स को दे रहा हूँ उसके हाथों किसी का कत्ल, मैं कहती हूँ कत्ल कहूँगी मैं, मतलब कत्ल से भी बड़ा जुर्म है ये कि किसी का एक हंसता बसता घर उजड़ जाता है। तो उनका भी काम है, एक अच्छे शहरी होने का भी सबूत दें। सब कुछ हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, लेकिन गवर्नमेंट का भी ये काम है कि वो दोनों, देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है और बेहतर अंदाज से हमें चलने के लिए करना पड़ेगा। अब देखें 11 बजे से बाद की गाड़ियां आ रही हैं, बिल्कुल उस पर अमल हो रहा है। मैं खुद अपने घर से रात को 11:10 पे निकली हूँ तो मुझे ये बड़े टैंकर्स और ये बड़ी जो हैवी व्हीकल्स हैं वो मुझे नज़र आई हैं। एक चीज़ और भी है, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जितने भी हादसे हुए, ज़्यादातर हादसे मोटर बाइक वालों के साथ होते हैं और कुछ गलतियां हमारे इन बच्चों की भी हैं जो मोटर बाइक चला रहे होते हैं। बिल्कुल बड़ी गाड़ी वाले का तो कसूर है और माना जाता है बिल्कुल, लेकिन इनका भी है कि जो इनका ट्रैक है उससे हट के जो है ना, ये अक्सर देखती हूँ कि जिगजैग दूसरी लाइन में घुस जाना, ये हर एक को अपना जो है ना, अपनी देखिए ये तो हम बात करते हैं कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। लेकिन आपके जो सियासी हलीफ हैं, जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, इन वाकयात पर उनका भी ये कहना है, जिस तरह से MQM ये कहती है बाज़ाब्ता तौर पर कि उनके जो सिटी वार्डन्स थे भाई उनको वहां पर रखें, वो स्पीड चेक करेंगे, वो रोकेंगे, वो देखेंगे कौन सा टैंकर गुजरा, कौन सा नहीं गुजरा, तो वो इस हवाले से जो है ना वो देखेंगे। हाँ, लेकिन वो कहते हैं वो तो बात ही नहीं करना चाहते। जहां तक आप सिटी वार्डन की बात कर रहे हैं, मैं खुद भी चीफ हूँ, चीफ वेब हूँ KMC की। सही, मैं आपको बताऊं कि सिटी वार्डन वो थे, इनके पॉलिटिकल वर्कर थे, ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर थे, वो घर बैठे सैलरीज ले रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और स्पेशली इस मेयर ने ये कहा कि मैं आपको घर में नहीं भेजूंगा, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से रोटी छीनती ही नहीं है। हम गवर्नमेंट में आकर ये तो नहीं कि हम उन्हें बाहर निकाल करें। पहली दफा ऐसा है कि सिटी वार्डन आपको कराची शहर के अंदर रमजान में हर जगह नजर आए होंगे। जब मुझे नजर आए तो आपको क्यों नजर नहीं आएंगे? बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा के करीब भी नजर आए, मेन शाहराहों पे भी आपको वो नजर आए। उनसे काम लिया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप काम करेंगे वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो आप घर को जाएंगे। वो ये काम कर रहे हैं, उनको इख्तियारात दें, उनको आगे लिया जा रहा है, उनको काम करेंगे। देखो उनका काम है, जो रोडों पे उनका काम है वो काम लिया जा रहा है। आपने तो घर में रखा हुआ था, आपने घर में बिठा रखा हुआ था। बात कहूँ, देखिए आपने एक बात कही बिल्कुल ठीक कि ये हमारे भी सुनने में आया और हमने देखा भी कि एक वक्त तक बहुत सारे सिटी वार्डन्स जो है वो घर बैठे तनख्वाह लेते रहे। जी। फिर एक वक्त हमने ये भी देखा कि कई महीने उनको सैलरीज ही नहीं मिली। ठीक है, ये इशू भी रहा।
लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में हम देख रहे हैं ना, रमज़ान में मैंने भी देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद वो फिर अचानक गायब हो गए। अचानक ही आए थे रमज़ान में, अचानक गायब हो गए। लेकिन उस तादाद में नहीं थे मिराज भाई, जितनी उनकी भर्तियां थी उस तादाद में नहीं थे। अब इनका एक मिनट में ये बात इसलिए काट रहा हूँ कि मसला ये है कि भाई वो अगर सियासी भर्तियां थी ना, ये इल्जाम देखें पीपल्स पार्टी पे भी है कि सियासी भर्तियां हर कोई पार्टी करती है, काम लेना एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, जो इस इदारे का जो हेड है, मेयर साहब काम लेना, आप काम लें फिर तनख्वाह दें, आप निकालें तो सही, आप उनको यूटिलाइज तो करें। आपने रमजान में 30 दिन के लिए निकाल दिया कुछ पॉइंट्स पे, आप कम से कम जब हमें पता है कि यहाँ जहाँ से हैवी ट्रैफिक का आमदो रफ्ता है, रात को उनको रात की ड्यूटीज लगाएं। यही जो है ना, देखिए उनकी ड्यूटीज मौजूद हैं। जितनी आप कह रहे हैं ना तादाद, क्योंकि उनकी तादाद कोई लाखों में नहीं है कि पूरे कराची शहर के अंदर कोने कोने में आपको नजर आए। जितनी तादाद है उनको बिल्कुल यूटिलाइज किया जा रहा है। आप जिस वक्त जाएं, पहले तो ये तो उनके डायरेक्टर्स बाकायदा, उनकी पहले अटेंडेंस नाम की चीज ही नहीं होती थी, अब तो बाकायदा उनका बायोमेट्रिक के थ्रू जो उनकी अटेंडेंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उनसे काम लिया जा रहा है। वरना देखिए एक शख्स जो घर में बैठकर सैलरी लेने का आदी है तो उसको टाइम लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेयर कराची काम ले रहे हैं। हम वो नहीं कर रहे कि जिस तरह से कहें कि जी फलां सियासी तंजीम ने उनको भर्ती किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको निकाल दे, ये नहीं कर सकते थे। हमने बिल्कुल उन्हें वार्निंग दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, क्योंकि मेयर साहब ने सख्त एक्शन लिया था कि आप काम करेंगे तो आप चल सकेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, और वो काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, क्योंकि आप विमेन विंग से भी ताल्लुक़ रखती हैं, ख़वातीन के भी हमारे शहर में कई मसाइल होते हैं कि बुली करना या फिर ख़वातीन के साथ जिस तरह के वाक़यात होते हैं, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी लाइन क्या है कि कहाँ कोई खातून कंप्लेन कर सकती है, उसके साथ कोई वाक़या कोई हादसा हो जाए तो हू टू कंप्लेन? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी क्या कि वैसे भी वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री मौजूद है, सही, ठीक है। और कई थानों के अंदर जब कंप्लेंट्स होती थी कि जी ख़वातीन की पुलिस अफसरान या SHOs या नहीं सुनते, उनकी सुनवाई नहीं होती, तो ऑफिस बाकायदा एक खातून को वहाँ बिठा दिया गया है, ठीक है, कि वहाँ खातून की अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो वहाँ कंप्लेन करेंगी और फिल फॉर उसकी होगी। उसके अलावा अगर कोई खातून ऐसी है किसी के ऊपर ज़हनी तशद्दुद है, जिस्मानी तशद्दुद है या किसी किस्म की हरासमेंट उनके साथ हो रही है, वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के पास आप जाएं, कंप्लेन करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको वकील भी प्रोवाइड करके वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री देगी, ठीक है। आपको तमाम कंप्लेनर्स को, दोनों साइड्स के कंप्लेनर्स को बुलवाया जाएगा, वहाँ उनका सेटलमेंट होगा। अगर सेटलमेंट नहीं होता और उनकी नहीं सुनवाई होती तो उनकी FIR लॉन्च करने के बाद उनको हम तमाम तर प्रोटेक्शन भी देंगे और हम उनको अपना कानूनी तौर पर लॉयर भी देंगे। तो यही चीज़ हो सकती है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मुसरत न्याज़ी साहिबा हमारे शो पर मौजूद थी, महराज भाई और अयाज भाई हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें और आपको बताएंगे कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। एक और पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। और जब मैं कहती हूँ ना कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो वाकई ये बात सच है। क्रिकेट हो, टेनिस हो या फिर फुटबॉल हो या इनफैक्ट साइकिलिंग, इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और ये जिनका जिक्र मैं अभी कर रही हूँ, जिन पर्सनैलिटी को मैं अभी आपसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ, ये एक ज़बरदस्त ही पर्सनैलिटी हैं। स्पोर्ट्स से भी इनका बड़ा ताल्लुक़ रहा और प्रो साइकिलिस्ट हैं। SSDC के साथ ये उनकी प्रो साइकिलिस्ट हैं और बड़ा इनका नाम हुआ जब लोगों ने देखा कि जी ठीक है, हमारे यहाँ से भी कोई खातून, हमारे यहाँ से भी कोई लेडी इस तरीके से साइकिल चला सकती है। ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो पूरा सारा प्रोसेस रखा। इनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। इनका नाम है राबिया गरीब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो पर आईं। और जब आप जैसे लोग हमारे शो पर आते हैं ना, तो ये बहुत सारी ख़वातीन के लिए ना एक इंस्पिरेशन होती है कि देखिए जी, अगर वो ये कर रही है तो हम भी ये कर सकते हैं। SSDC के साथ ये प्रो साइकिलिस्ट हैं और बड़ा ज़बरदस्त साइकिलिंग करती हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में भी गई हैं। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी अपनी जर्नी हमारे साथ में शेयर करें कि हाउ कम इट पॉसिबल, कैसे हुआ ये कि आप जिस तरह बता रही थी कि वो तो साइकिल भी नहीं चलाती थी बचपन में, वरना लोग ये कहते हैं ना हम बचपन में साइकिल चलाते थे, हमें शौक था, ये कैसे हुआ? एक्चुअली साइकिलिंग की जर्नी शुरू हुई थी कोविड के दौरान। कोविड लॉकडाउन में जब ट्रैफिक थमी हुई थी, रुकी हुई थी, तो उस वक्त भाइयों ने कहा कि भाई आप घर से बाहर निकलें और साइकिल चलाएं। लेकिन
प्रोफेशनल साइकिलिंग की तरफ और ट्रेनिंग की तरफ मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि मुझे एक अच्छा कोच मिल गया, हाँ। अली इलियास साहब। सही। और फिर एक अच्छी टीम मिल गई Right. उस वक्त, और फिर उससे ट्रेनिंग शुरू हो गई, ट्रेनिंग के बाद नेशनल्स और कंपटीशन शुरू हो गए, सही। और फिर अब यहाँ हूँ आपके पास। सही, बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे पास राबिया की कुछ फुटेजेस हैं, वो हम प्ले करें और आपको दिखा सकें कि राबिया जो है वो किस तरीके से रेसिंग करती हैं और किस तरीके से जो है वो साइकिलिंग करती है। तो जब जैसे ही हमारे पास वो फुटेजेस होंगी तो वो फुटेजेस हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। राबिया, ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है एक ख़ातून के लिए कि वो इस तरह से साइकिलिंग करें और फिर इतनी अचीवमेंट्स, अभी रिसेंट आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? वेल, अभी हम लोग गए थे एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप्स में, जो थाईलैंड हाँ। में मुनक़िद की गई थी। वहाँ पर एक गोल्ड मेडल हासिल किया, गिर भी गई अच्छा। साइकिल पे बैठ भी गई। सही। लेकिन आई थिंक टीम इतनी अच्छी थी, हाँ। और सपोर्ट स्टाफ इतना अच्छा था, हाँ। तो उसमें बहुत इंकरेजमेंट मिली। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में अलबरका नेशनल रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप्स हुई थी हाँ। हमारी, उसमें भी 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, और माशाअल्लाह। दोबारा से टीम बड़ी ज़बरदस्त है, सपोर्ट बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। तो उसमें अचीवमेंट्स को आना निस्बतन आसान है। अच्छा, तो ये बताएं कि फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? यूजुअली होता है ना कि फैमिली कहती है नहीं आप थक जाएंगे, आप ये काम ना करें, या ये तो बड़ा मुश्किल है, यू नो व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो ऐसा कुछ हुआ, कोई प्रेशर बिल्ड हुआ? फैमिली ने तो उल्टा हिसाब किया था, उन्होंने कहा था ये साइकिल है और आप बाहर निकल जाएं बस। अच्छा। चली जाएं और 1 घंटे बाद आइएगा। अच्छा। कोच को आइडेंटिफाई करने में भी भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ। अभी भी जब मैं ट्रेनिंग के लिए निकलती हूँ तो भाई साथ चलते हैं, खुशी से चलते हैं। सही। और फिर जब 2-2.5 घंटे के बाद थक जाते हैं तो फिर कहते हैं भाई मैं और नहीं कर सकता, ये आपके उस्ताद हैं वज़ीर, हाँ। ये आपके साथ राइड करेंगे और आप हाँ। चलती जाएं। ये देखिए जी, लेकिन support राबिया बहुत की है। ये फुटेजेस हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। यू कैन ऑल्सो सी दिस फुटेजेस, और ये बड़ी ज़बरदस्त फुटेजेस। ये कहाँ की है राबिया, ये फुटेजेस? ये इस्लामाबाद है, ये मेरी कॉलीग्स हैं टीम में। अच्छा। ये वाली थाईलैंड ये कहाँ है। की? ये थाईलैंड की है। ये थाईलैंड ये की थाईलैंड का अच्छा, 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 टाइम अच्छा, ट्रायल सही। है, रोड रेस है। ये जब गिर गई थी, अच्छा। और ये आप मतलब साइकिलिंग कर रही थी उस टाइम, आप गिर गई थी? वो क्रैश कर गई थी। तो फिर क्या हुआ? फिर वो तो रेस होगी, वो कैसे कंप्लीट हुई फिर? वो कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। हाँ। और इसी रेस में मैं फिर ये देखें जनाब, ये हैं राबिया और ये किस तरीके से साइकिलिंग कर रही हैं, और बड़ा ज़बरदस्त फियरलेस, यू नो, ये पाकिस्तानी टैलेंट है। अच्छा, ये रेस, ये उस टाइम की फुटेज है जब रेस हो रही थी? ये एक मॉक ट्रायल है। अच्छा, ये मॉक थाईलैंड ट्रायल से की जाने के footage लिए, है। सही। देखने के लिए कि मेरा पावर, और मेरे कोच के लिए हाँ, actually ये है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, थोड़ी अच्छा। बहुत ये वज़ीर ने ही, मेरे उस्ताद जो है, हाँ, उन्होंने वीडियो हाँ, ली थी क्योंकि वो साथ सही, चला रहे सही, थे। सही। असल में एक बड़ा चैलेंज आता है ख़ास करके कराची में। हाँ। हमारा यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम इतना बुरा है। सही। तो अब ज़रूरी है कि आपके साथ, ख़ास करके जब आप एक बिला झिझक, यू नो, बेधड़क हाँ। ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें आप सामने ट्रैफिक को शायद खुद नहीं देख सके। सही। सपोर्ट टीम, सपोर्ट स्टाफ जब तक आपके साथ नहीं हो, आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात की है कि जब तक सपोर्ट स्टाफ नहीं हो आप नहीं कर सकते। रेस के रूल्स क्या होते हैं? अब जैसे आपने बताया कि आप उस टाइम पर गिर गई थी, तो क्या रूल है कि मतलब एक साइकिलिस्ट है, वो रेसिंग कर रहा है, वो गिर गया, अभी उसको क्या SOP होती है कि वो रेस छोड़ दे, वापस चला जाए, रुक जाए, क्या करना क्या होता है? वेल, मेरे उसमें तो मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा। लेकिन वो मेडिकल स्टाफ फौरी तौर पर आ गया था। मेरी टीम, अली इलियास थे, नईम भाई थे, और दूसरे जो लड़के थे, हाँ। वो एक्चुअली कार में थे, तो उन्होंने सबको इंटीमेट किया कि भाई ये गिर गई हैं। हाँ। मेडिकल स्टाफ फौरी तौर पर आ गया, और उसका SOP ये होता है कि आप होश में आ जाएं, साइकिल पर बैठें और रेस खत्म करें। फिर अरे, that's really great। खत्म हाँ। जब तक नहीं करेंगे, हाँ। फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, तो आपको मेडल नहीं मिलेगा। मतलब ये रूल्स है कि नहीं भाई, अगर आप बेहोश हो गए, गिर गए, कुछ भी होगा, यू हैव टू कंप्लीट योर रेस। आई थिंक थोड़े से टफ रूल्स हैं। होने भी चाहिए। अच्छा। होने भी चाहिए, अदरवाइज तो हर कोई कर ले। हाँ। तो एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट का माइंड सेट, आप देखें, आप फिजिकली भी ट्रेन करते हैं अपने आप को, सही। मेंटली भी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सही। तो जब मुझे होश आया दोबारा, तो मैंने देखा कि अच्छा, हाँ। ये तो साइकिल पर मैं दोबारा बैठ गई हूँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैं बैठ गई हूँ। ओके। तो आपकी मेंटल एप्टीट्यूड भी इतनी, स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, स्टैमिना इतना तो होना इसके चाहिए। लिए वाकई में स्टैमिना भी होना चाहिए। आपका जो एक मेंटल प्रोसेस है ना, यानी कि एक्टिवनेस, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है कि आप गिर गए, बेहोश हो गए, अगेन सडन फिर शी रियलाइज दैट कि आई एम ऑन साइकिल, उसके बाद फिर उन्होंने रेस स्टार्ट किया है। मतलब दिस इज, यू नो, दिस इज अमेजिंग थिंग कि ये ब्रेन जो है मुस्तकिल सोच रहा है कि मैं रेस में हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगेन मैं दोबारा से स्ट्रेस करूँगी हाँ। कि इसमें ट्रेनिंग का बहुत दखल है।
आपकी जब तक ट्रेनिंग सख्त नहीं होगी, चैलेंजिंग नहीं होगी, आप रेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। सही, ट्रेनिंग जो है वो करना पड़ती है और बहुत टफ इनकी ट्रेनिंग होती है। क्या टाइमिंग्स होते हैं, कैसे आप लोगों को बुलाते हैं कि भी इस टाइम आपने मॉक्स करने हैं? तो हम लोग जब आप ट्रेनिंग करें तो आपके ऊपर है, तो हम रिलाई करते हैं कोचेज़ और मैंने कहा कोई साथी हो साथ। लड़कियों की थोड़ी सी चैलेंजेस और होती है, हमारी प्रायोरिटीज़ भी अलग होती है। घर को चलाना है, वालिदैन को देखना है, बच्चों को देखना है, काम को देखना है। तो मैं ये एक, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, ये आप कहाँ पे जा रही हैं, ये आप कहाँ साइकिलिंग कर रही हैं? ये इस्लामाबाद है, ये ईरान एवेन्यू पर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने हमारे नेशनल्स करवाए थे। अच्छा। तो मेरे पीछे एक्चुअली एक कार है और ये ओपन ट्रैफिक थी बिकॉज उस दिन ट्रैफिक को साइकिलिंग फेडरेशन रोक नहीं सकी थी। नेक्स्ट डे इन्होंने बिल्कुल, क्योंकि राबिया ये तो डेंजरस है ना, मतलब ट्रैफिक के बीच में आप इस तरह से जब साइकिलिंग कर रही हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा आई गेस कि आप प्रो साइकिलिस्ट हैं या तो इस वजह से हर राइडर, हर पेलेटॉन, हर ग्रुप के पीछे एक कार थी, मोटर बाइक वाला था, ताकि एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत अरेंज कर सके वो कर सके। सही। तो ट्रेनिंग का मैं पूछ रही थी कि मॉक्स किस तरह से होता है? ट्रेनिंग हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम सुबह के वक्त करें। लड़कों का प्रेफरेंस ये होता है कि वो ऑफिस के बाद या काम के बाद करें, तो ये लोग शाम को करते हैं ट्रेनिंग। सही। लेकिन जैसे अभी रमज़ान का गुजर हुआ है तो हम लोग रात को करते हैं तरावी के बाद। अच्छा। क्योंकि ट्रेनिंग आप छोड़ नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो हम प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ इकट्ठे हो सकें या सबसे ज़्यादा लड़के इकट्ठे हो सके, ताकि वो ग्रुप्स हो, उसमें एक रिस्क का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। सही। हमारे फिर कोचेज आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं, ताकि खुदा न खास्ता कोई चीज़, टायर पंचर हो जाए तो मैं तो शायद चेंज ना कर पाऊँ, लेकिन मैकेनिक होगा या कोई साथी होगा तो वो बिल्कुल कर सकेगा, वो कर सकेंगे। अच्छा राबिया, मैंने आपकी कुछ पुरानी फुटेजेस देखी व्हेन यू आर कमिंग टू आवर शो, तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा आपका मुझे वेट गेन जो था ना वो लगा कि भाई राबिया का वेट था, तो ये ज़रा बाकी लोगों के लिए भी बताएं, ये इंस्पिरेशन होगा बाकी लोगों के लिए कि आपने इतना स्मार्ट अपने आप को इतना फिट कैसे किया। ये साइकिलिंग की वजह से हुआ या उससे पहले ही आपने जो है ना वो सोच लिया था कि मैंने स्मार्ट होना है, फिट एंड फाइन रहना? मेरी कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन नहीं थी। अच्छा। एक्चुअली काफ़ी साल पहले मेरी मदर को डायग्नोसिस मिला था डिमेंशिया का। ओके। सो आई टेक केयर ऑफ माय मदर फॉर द पास्ट 6 years। ओके। और उसमें मैं साथ साथ काम भी करती थी, और जब कोविड आया तो हम वर्क फ्रॉम होम कर दिया पे ट्रांसफॉर्म हो गए। तो आई वाज विद माय मदर एज वाज द रेस्ट ऑफ माय फैमिली। राइट। लेकिन उस प्रोसेस के ज़रिए मेरा वज़न और भी मज़ीद बढ़ गया था। ठीक। तो भाइयों ने कहा कि भाई तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो तुम अम्मी को सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम जाओ साइकिलिंग। साइकिलिंग से मिल गया कोच ने एक प्रायोरिटी लगाई थी, एक जिम्मेदारी लगाई थी कि हर सुबह आप अपना वज़न मुझे भेजेंगी। अच्छा। तो मैं वेइंग स्केल पे ज़िंदगी में पहली बार खड़े होके बहुत शर्मिंदगी के साथ अपना वज़न अपने कोच को भेजती थी। अच्छा। एंड एवरी डे आई वुड साइकिल एंड एवरी डे ही वुड मॉनिटर माई वेट। अच्छा। 6 महीने लगे थे सिर्फ साइकिलिंग में, नो डाइट चेंजेस, सिर्फ साइकिलिंग से आई लॉस्ट 24 kilos। अच्छा। मेरी कोई इंस्पिरेशन, कोई टारगेट नहीं था, लेकिन कोच ने कहा था एक तो आपकी साइकिलिंग बेहतर हो जाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, लाइफ बेहतर हो जाएगी। सही। तो मेरी लाइफस्टाइल बेहतर होगी, मतलब मैं अपनी वालदा की खिदमत और बेहतर अंदाज से कर सकती हूँ। साइकिलिंग साथ साथ चलती है। सही। ये बड़ी पॉजिटिव बात की है कि अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो आप अपने घर वालों की खिदमत भी कर सकते हैं, और स्पेशली आप अपने पेरेंट्स की भी खिदमत कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फिट रहना होगा। राबिया हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी टैलेंट है और बहुत सारी अचीवमेंट्स इन्होंने की हुई है। इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई राबिया गरीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मैंने जब इनका नाम सुना और देखा कि इनका नाम राबिया गरीब है तो मैंने पहले इनसे पूछा कि भाई इसकी वजह क्या है। आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने नाम जो है वो और मज़े के और स्टाइलिश रख लेते हैं अगर उनके नाम इस तरह के होते, तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। आपका जो नाम है ये जिसमें आप लगाती हैं राबिया गरीब, इस नाम की स्टोरी क्या है? वेल, गरीब मेरे दादा ने एक किताब लिखी थी। अच्छा। गरीब जो हज, हम लोग मेमन हैं। अच्छा। तो मेमनी गुजराती में लिखी थी, और वो किताब उस ज़माने की इतनी पॉपुलर हो गई थी, तो जब
कोई जाता था उस किताब की तलाश में, वो कहता था गरीब की किताब दो। अच्छा। तो उसी वो नाम इतना पॉपुलर हो गया तो फादर ने भी नाम रख लिया। अच्छा। तो हमने भी नाम वही रख लिया। सही। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी ना, कि ये है वो बैकग्राउंड स्टोरी कि जिसकी वजह से जो है वो इनका नाम इस तरह से, और ये बड़ा अच्छा होता है कि आप अपनी लेगेसी को लेकर चलें। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो अपनी लेगेसी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा किया आपने कि लेगेसी जो है वो कंटिन्यू की। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे ख़वातीन है ना, उनका इशू ये होता है कि हमारी जो ख़वातीन है वो जिस तरह से अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे राबिया, कि वो आपने कहा स्पोर्ट्स में आती नहीं है, तो मैंने राबिया को कहा कि वो घर में भी स्पोर्ट्स में नहीं, घर में भी अगर हैं तो वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखती। चले प्रोफेशनली नहीं आए तो घर के स्पोर्ट्स में भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता, इसकी क्या वजह है? और एक्चुअली स्पोर्ट्स में आने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको जिस्मानी तौर पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, हाँ। थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। घर के खेल को तो नहीं, लेकिन एक्चुअली आप स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चियों को इनकरेज करें स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि हर स्पोर्ट्स, क्रिकेट के साथ साथ और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। हाँ, टेबल टेनिस है, स्क्रैबल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं। और जब तक वो कम्पिटिटिव साइड पे नहीं आएंगी, वो कम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं होगा, और वो इंस्पिरेशन, इंटरनल जो मोटिवेशन है वो जारी नहीं होगी, शुरू नहीं होगी। तो उसके लिए इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये स्कूल लेवल पे होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम बड़े हो गए और फिर हमने कहा अब हम बैडमिंटन खेल लें या अब हम साइकिल पर बैठ जाए। हाँ, आपको बचपन से बहुत इनकरेज करने की ज़रूरत है, बहुत इनकरेज करने की ज़रूरत होती है। और ये इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स होते हैं, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बड़ा बेनिफिशियल होते हैं। राबिया, ये बताएं जो इस वक्त ख़वातीन हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको ये बताएं कि ये आपको मेंटली और फिज़िकली किस तरह फिट रखता है? कोई भी स्पोर्ट्स हो, साइकिलिंग हो, वॉक हो, या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी फ़िज़िकल फिटनेस से और मेंटल फिटनेस से कितना होता है? वेल, फॉर केमिकल रीजंस, फॉर मेडिकल रीजंस, इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। सही। लेकिन सबसे बेहतरीन जो है, आपका माइंड को बिल्कुल ये क्लियर रखता है। हाँ। जो सोसाइटी में हमारे टेंशन, स्ट्रेसेस चलती रहती हैं, उनको सबसे अच्छे इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, वॉक पे निकल जाएं, हाँ। दौड़ लगा लें, हाँ। कुछ भी कर लें, ताकि आपका एक तो फिज़िकली आप फिट रह जाते हैं, लेकिन आपका माइंड बहुत क्लियर रहता है, एंड इट्स ईजियर फॉर यू टू मैनेज स्ट्रेस। हाँ। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में मुब्तला हैं बनिस्बत के अगर आप सिर्फ बैठे हैं, हाँ। एक वो लेजीनेस से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल जी। और फिर वो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो भी एक्टिव हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप मेंटली कितना फिट हैं, आपका थॉट प्रोसेस कितना है। आप देखें कि जो 14 ईयर्स की बच्चियां हैं, या फिर जो 16 ईयर्स की हैं, या जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना बिल्कुल टीन एज के लोग हैं, वो आपको मेंटली आजकल उतना शार्प नहीं नज़र आ रहे होते, क्योंकि वो उनका जो सारा माइंड है वो या तो मोबाइल फ़ोन के अंदर है, या फिर वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। बट जिसको हम कहते हैं ना कि माइंडफुलनेस, यानी एक्टिव, यानी सडन आप रिएक्ट कर सकें, सिचुएशन को समझ सकें। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बहुत लैक करता है। बिल्कुल, ये हम ज़रूर बात करते हैं कि भाई जनरेशन का जो है ना वो चेंज हो गई है, हमारे वाले टाइम पर जो है ना वो ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। लेकिन हमारे इस टाइम पर चीज़ें अगर फास्ट हैं तो हमारे इस टाइम पर चीज़ें उस तरह से एक्टिव नहीं है ब्रेन के तौर पे, यानी लोग उसको टेकअप नहीं करते। लेकिन हम स्ट्रेटजी समझने की ज़रूरत अगर उस पर बात करते हैं, सही। आप शतरंज ले लें, हाँ, एटलीस्ट आपका दिमाग उस तरफ चलेगा कि भाई ये 2 मूव्स आगे ही क्या होगा। रेस की साइड पे आ जाएं, एक रेस में आपको दूसरे कंपेटिटर्स के साथ रेस करना पड़ता है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है। आपके पास टीम के लोग हैं तो भाई आप कहाँ निकलेंगी, आप अटैक कहाँ करेंगी, आप फिनिश लाइन तक पहुँचेंगी तो वहाँ क्या होगा। 2 लोग आपके साथ हैं कंपटीशन के, तो आप किस तरह आगे बढ़ेंगी, किस तरह आगे कोई आपके पीछे लगा है तो आप किस तरह उनको छोड़ेंगी। सो वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन, ये यंग एज, जितना आपके पास ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, चाहे आप वो चेस खेल लें बैठ के या चाहे साइकिलिंग कर लें, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आप में और बढ़ जाएगी। सिर्फ हमारी जो ख़वातीन है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जिस तरह से आप लोग घर में खाना बनाते हैं, या जिस तरीके से आप लोग अपनी पूरे घर को मैनेज करते हैं, घर के मैनेजर होती हैं, वहीं पर अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटी और ज्वाइन करें तो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपके एक्टिव रहने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपका ब्रेन एक्टिव होगा तो आप अच्छे खाने भी पका सकती हैं, और आप ये भी सोच सकती हैं कि भाई आज रेसिपी में क्या चेंज करना है, और ये सिर्फ दिमाग की एक्टिवनेस की वजह से आप ये सारे काम कर सकती हैं। राबिया, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? भाई
मैं तो एक अंडा उबाल सकती हूँ और उसके बाद मेरी जो कुकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन अंडों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी बहुत ज़रूरत होती है। उसकी बहुत ज़रूरत होती है। आपने जो बात की वो बिल्कुल सही कही। हाँ, आपका माइंड एक बार एक्टिव हो जाता है तो फिर आप वो जो हम कहते हैं ना, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो रह जाता है, जहाँ आप सिर्फ बैठे रहते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है, आप जाग जाते हैं। जिंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। चलिए जी, राबिया करीब हमारे साथ मौजूद थी और मेरी तरफ से मैं इनको कहूँगी बेस्ट विशेज़। आप आगे जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएं, अल्लाह करे कामयाब हो, पाकिस्तान का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम इस तरह का टैलेंट आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बातें करेंगे सास बहू की, और ये बातें जो हैं वो हमेशा से होती हैं, लेकिन आज इस जो टॉपिक है उसका एंगल ही कुछ अलग है। तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज इस टॉपिक का हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये है सास की बहू भी बहू या फिर सास की बहू सास। जी हाँ, हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस करें कि आपने ये तो बड़ा सुना होगा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लेकिन जो सास होती हैं उनकी जो बहू आती हैं वो अपनी सास की भी सास बन जाती हैं। इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। मिसेस अली ने हमें ज्वाइन किया है। कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक तरह का टंग ट्विस्टर भी है, और वो टॉपिक एक तरह का वो टॉपिक है जो हर घर में, हर घर की कहानी है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग इसको हाईलाइट नहीं करते। भाई यूजुअली ये होता है कि हमने ये देखा है कि हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि किसी की शादी हुई तो हमने हमेशा जो सास होती हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया कि जी सास ने जो है वो किसी की बच्ची को घर में बुला कर रखा और किसी की बच्ची को बेटियों की तरह ट्रीट नहीं किया, जुल्म करना शुरू कर दिया, बर्तन धुलवाने शुरू कर दिए, या अगर वो हाई स्टैंडर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो फिर उन्होंने अपनी जो तमाम तरह SOPs हैं या अपने जो रूल्स हैं वो फॉलो करना शुरू कर दिए कि इतने बजे तो हमारे टेबल पे डिनर लगता है, इतने बजे लंच होता है, ये सारा कुछ। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि जो बेचारी सास होती हैं, उनकी जो बहू आती हैं, फिर वो भी उनकी सास बन जाती हैं। तो पहले वो अपनी ज़िंदगी में एक सास झेल के आ रही होती हैं, और जब उनकी बहू आती हैं तो दोबारा से उनको फील होना शुरू हो जाता है कि अब मेरी सास दोबारा से आ गई हैं और अब मैंने इनकी बहू बन जाना है। तो यूजुअली अब इस मसले को आप कैसे देखती हैं कि कुछ लड़कियां जब अपने ससुरालों में जाती हैं तो वो बहू बनने के बजाय अपनी सास की सास बन जाती हैं, और वो ये कहती हैं कि अम्मी जान मैं तो ये नहीं कर सकती, और इस मुझसे पहले भी तो आपके घर में ये सारा कुछ होता था। आप इसी तरह समझे कि जैसे कि आपके घर में पहले चीजें चलती थी अब चलेंगी। इसको कैसे देख रही हैं आप? ये ऐसा है, ज्यादातर लोगों की फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो सास होती है बेचारी, वो बेचारी इसी चीज का सामना करती रहती है कि यार अगर मैंने बहू को कुछ बोल दिया तो मुझसे बेटा नाराज हो जाएगा, अगर मैंने बेटे को कुछ बोल दिया तो मुझसे बहू नाराज हो जाएगी। वो बेचारी सारी चीजों को अकेले हैंड पे मैनेज करती रहती है, यही सोच के कि उसने यही ताना सुनना है कि अम्मी पहले भी तो होता ही था ना। तो वो बेचारी सिर्फ इस खौफ से सारी चीजों को मैनेज करती रहती है, और इतना ज्यादा उसको इस चीज का, जाहिर सी बात है आप देखें कि एज ब्रैकेट भी होता है एक औरत की अपनी जो है वो एक फिजिकल वो होती है कि यार मैं कितना कर सकती हूँ कितना नहीं कर सकती, उसको इतना प्रेशर में लेकर इतना उससे काम करवा कर कि ऑलरेडी एक वो चीज आश्रय में होती है कि यार अब मेरे साथ कोई मेरी सपोर्टिव आ रही है। सही, हर बंदा देखें एक आश्रय में होता है कि यार अगर मैं बहू लेके आ रही हूँ, मैं 10 काम कर रही हूँ, चलो अब शायद मैं 3 काम करूंगी, 7 काम वो मैनेज कर लेगी। सही, लेकिन 10 के 10 काम उसके वो तो अपने होते हैं, लेकिन जो बहू के 5 काम होते हैं वो भी उसके ऊपर पड़ जाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले तो देखिए मैंने ये देखा है हमारी जो बच्चियां होती है ना, वो अपनी शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ऑन नहीं करती, वो उनसे भी हाथ उठा लेती है। वो कहती है भाई शौहर तो मेरा बाद में, बेटा आपका पहले, तो आप अपने बेटे ये खुद करो। मैंने बहुत सारी ऐसी लिटरली सांसें देखी हैं जो आज तक अपने बेटों को ऑफिस खुद भेज रही हैं, उनका टिफिन रेडी कर रही हैं, उनको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हैं कि बहू सो रही है, बेटे को तो हमने भेजना है, बेटा तो हमारा जिम्मेदारी है। और बहू की जिम्मेदारी कब शुरू होती है? साल 2 साल बाद, जब उसके अपने बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, तब वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करती है। और उसमें भी सब आपको पता है, बच्चा पैदा होते ही स्कूल नहीं जाता, आपका एज ब्रैकेट शुरू होता है 3-4 साल से। जब वो बच्चा 3-4 साल का होता है तो जी उनकी तो रूटीन ही इतनी डिस्टर्ब हुई हुई होती है, उनको रूटीन बनाने में टाइम लगता है। तो बाज औकात वो सास बेचारी ना सिर्फ बच्चे को भेज रही होती है अपनी औलाद को, बल्कि उन अपने पोते को भी स्कूल ड्रॉप करके आती है, पोते को भी। और कितनी सारी ऐसी दादियां होती हैं जो कि अपने पोते को, पोतियों को स्कूल लेकर जा रही होती है, लेकर आती है, बिल्कुल खाना खिलाती है, बिल्कुल ऐसे सारी जिम्मेदारियां देख रही होती हैं। तो मिसेस अली, ये जो अब रुझान है आपके पास भी, कितने सारे ऐसे आते हैं, रिश्ते भी आते हैं, लोग कहते हैं भाई हमें तो इस तरह का रिश्ता चाहिए
चाहिए, जो कोई फैमिली बड़ी छोटी हो, सास इंटरप्शन नहीं करे। लेकिन समहाउ जो ये लड़के की वालदा होती हैं उनके ऊपर एक और भी प्रेशर होता है कि अगर फर्ज करें किसी के घर में बेटियां नहीं है और सिर्फ बेटे हैं और कोई पहली बहू आ गई है, जैसे कि किसी के 3 बेटे हैं और उनकी कोई पहली बहू आ गई है, तो वो पहली बहू अगर खाना बना के दे रही है या वो काम कर रही है तो वो इसका भी जो एहसान है ना वो अपनी सास के ऊपर जता रही होती है कि भाई तुम्हारा घर तो मैंने संभाला हुआ है तो तुम्हारे घर के रूल्स भी मैं संभालूंगी। तो वो ये वाली भी एक प्रेशर आ जाता है कि फिर वो सास जो है बेचारी वो ये कहती है कि नहीं अब तो जो मेरी बहू कहेगी वही मेरे घर में होगा, बेशक वही बहू बताएगी कि किस रिश्तेदार को कैसे ट्रीट करना है, वही बहू बताएगी कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। यहाँ पे नहीं देखती हैं आप ये जो सास होती हैं बेचारी बड़ा सा बैकफुट पे चले जाती हैं, खानदान वाले उनसे मिलना छोड़ देते कि भाई अब उनके घर में जाएंगे तो जाहिर है उनकी बहू की चलती है, ये भी प्रॉब्लम बड़ा ऐसे ही हुआ था, बल्कि तो हमारा अपना इंटरनल एक मैटर है। अच्छा, ऐसे ही होता है, जिन घरों में बेटे ज्यादा होते हैं, लड़के ज्यादा होते हैं, बच्चियां नहीं होती हैं, बच्चियां होती हैं तो वो शादीशुदा होती हैं बेटों से पहले। और बहुत सारे लोग, सब आपने देखा होगा, लोग ये चीज प्रेफर करते हैं कि अगर उनकी 2 बेटियां और 8 बेटे हैं तो सबसे पहले वो 2 बेटियों को निकालती हैं। वो ये देखती हैं कि अब बहुएं आएंगी तो इन 2 बेटियों के साथ जाती हो जाएगी, तो वो पहले बेटियों को निकालती हैं, फिर उसके बाद जाके बहुएं आती हैं। सही। उसमें अगर एक बहू पहले आ गई है और दूसरे बेटे की एज ब्रैकेट छोटी है, उसकी शादी का नंबर 4 साल बाद आएगा या 5 साल बाद आएगा, वो अपना समझें कि सिक्का जमा लेती है पहली बहू। उसको लगता है कि बस अब तो जो भी हूँ वो मैं ही। बिल्कुल, क्योंकि वो एक टाइम आप समझ लें अगर 4 साल या 5 साल अपने ससुराल को सर्व करती है तो वो समझे वो नहीं होती कि आपने चाबियों का गुच्छा जी तिजोरी का ले लिया है। सही। तो वो गुच्छा लगा के जी पूरे घर में वो घूमती है। सही। और वो ये कहती है कि अब जो होगा वो मेरे, और वो देखे इतना वो कंट्रोल करती है चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी कंट्रोल करती है। सही। लेकिन वो दूसरे हिसाब में भी कंट्रोल करती है कि वो सारे देवरों को अपनी मुट्ठी में करती है। सही। तो अब वो क्योंकि माँ वाला आपको पता है भाभी का सीन है कि माँ के बाद या माँ के भाभी होगी, कि अगर तो माँ के बाद तो जो है वो भाभी है, तो वो ट्रीट उनको ऐसे करा जाता है। तो वो फिर आगे जो फैसले होंगे देवरों के वो भी भाभी करेगी, और जो आगे सास तो फिर पीछे हो जाती है। लेकिन आगे जो आपने बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा कि आगे जो देवरों की बीवियां आती हैं उन बीवियों को सास की तरह उस भाभी को ट्रीट करना पड़ता है। क्योंकि वो कहती है बेटा तुम तो बदल गए, हमने ही तो तुम्हें पाला था, तुम्हारी ये बीवी आ गई है, बहुत अच्छी बात की, तो तुम जो है वो हमसे ऐसे। और फिर वो टोंट, मैं आपको एक और बता दूं, ये तो हमने बहुत फिल्मों में भी देखा है कि क्या अब हम तुम्हारी बीवी को डांट भी नहीं सकते? क्या अब तुम तुम्हारी बीवी को ये भी नहीं कह सकते? सारे डायलॉग याद हैं, ये अनिल कपूर की बहुत हिट मूवी है, उसमें वाकई ये सीन उन्होंने दिखाया है कि वो जो बड़ी होती है उनकी घर की जेठानी, वो बिल्कुल सास के ओहदे पे फाइज होती है, सारी चीजें वो देखती होती है। अच्छा, और फिर दूसरी बात ये कि जो इस तरह की बहुएं होती हैं या जो इस तरह की बहुएं आ रही होती हैं उनका एक माइंडसेट ये होता है कि अगर तो भाई किसी बेचारे की शादी, कोई फैमिली ऐसी है जो जिसने हाई फाई घर की कोई लड़की से शादी कर ली है और हाई फाई घर की लड़की किसी मिडिल क्लास फैमिली में आ गई है और उसके बाद उनकी शादी हो गई है, तो जो हाई फाई लड़की आई है ना, वो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो पूरे उनके जो है ना वो इन्फ्लुएंस में चले जाएगी कि हमारी भाभी ने ये कहा है तो यही होगा, हमारी भाभी ने ये कहा है तो यही होगा। इनफैक्ट अगर कोई गरीब या मुतवस्सित तबके या मिडिल क्लास फैमिली से लड़की कोई रिच फैमिली में चले जाए और वहां पे उनकी सास अच्छी हो तो वो सारे रूल्स अपने अप्लाई करती है, तो वो कितना डिस्टर्ब हो जाती है फैमिली लाइफ, या बाकी लोग उस घर में रहने वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस कैंडिडेट पे होती है जो कि अपने एक डिफरेंट स्टेटस से आया होता है और वो उस स्टेटस में घुलने मिलने की कोशिश करता है। सही। लेकिन ड्यू टू दिस ट्रॉमा या इस सिचुएशन को लेकर वो इतना ज्यादा प्रेशर में आता है, मेंटली भी फिजिकली भी, कि आप सब हमेशा देखेंगे वो रिलेशनशिप नहीं चल पाता। और हम हमेशा कहते हैं कि लड़का लड़की को पहले खुद का तो टाइम दो। हम हमेशा आके ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लड़की से कि आके जी वो पूरे घर की जिम्मेदारियों समेत सब लोगों के मूड मिजाज को भी अंडरस्टैंड कर लेगी, जो कि ऐसा नहीं है, मुमकिन नहीं है। सही। तो यहाँ पे ये होता है कि जब आके लड़की किसी से बदकलामी हो गई या चलो अपने हस्बैंड के लिए किसी से जवाब दे दिया या कुछ अपनी फेवर में बात कर दी, उसके ऊपर सब सवार हो जाते हैं और फिर वो रिलेशनशिप नहीं चल पाते। जब भी आप देखें कि 5, 8 और 11, 15 महीने की डिवोर्सेस का रेशो बढ़ता जा रहा है और उनसे पूछें वो कहते हैं शौहर तो ठीक था लेकिन घर वालों की वजह से हो गया,
और आप ये देखें कि आप बोले कि जी आप तो शौहर को लेके साइड पर हो जाते हैं, तो हमारे सोसाइटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि लड़का एक अलग रेंट पे घर ले ले, बीवी को रख ले और उसकी बाकी चीजों की जिम्मेदारियों को भी देख ले। इतना उनका जो है वो फैमिली स्टेटस नहीं होता, इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती फाइनेंशियली, तो फिर रिलेशनशिप क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है कि इस तरह से फिर रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा, जो बहनें होती हैं, यानी कि इस तरह की जो भाभियां जब घर में आ जाती हैं, तो अगर किसी फैमिली में उनकी बहुत सारी नंदें हैं, अब ये होता है ना कि कोई बहुत सारी नंदों वाला घर है, वहाँ पर एक भाभी आ गई और पहली शादी हुई है या दूसरी भाभी आ गई है, तो क्या होता है कि उस वक्त वो हर किसी को अपने अंदाज से चलाने की कोशिश कर रही होती है कि अच्छा फलाना क्यों कोचिंग जाएगा, फलाना ये क्यों करेगा, फलाना क्यों तुमने ऐसा हेयर कट क्यों लिया। अच्छा, फिर क्या होता है, हर सूरत में इस तरह की फैमिलीज को भाभियों को फॉलो करना लाजमी होता है। नहीं, हमारी भाभी ये करती है तो हम भी यही काम करेंगे, तो बेचारों के ऊपर कितनी ज्यादा फिर मुसीबत मैं तो ये कहूंगी सबा कि वो जो अपने घर से चीजें लेके आई भी होती है ना, हाँ। जबकि हम ये मैसेज देते हैं कि आप अपने घर की चीजों को अपने घर पे ही छोड़ के आए, आप अपने ससुराल के हिसाब से चले, आगे जिंदगी गुजारें जैसे उनका माहौल है वो अडॉप्ट करें। वो ये गलती करती हैं कि वो वहाँ की चीज़ें ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं, जैसे उनकी फैमिली ने उनके साथ ट्रीट करा है या रख रखा उनकी फैमिली का जिस तरीके से था, वो अपने घर में बहू अपनी जो बाकी की देवरानियां हैं या बाकी की जो नंदे हैं वो उनके ऊपर वही सेम रूल इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही होती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। उससे जाहिर सी बात है सास बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आती है, जिसकी वजह से वो ये डिसीजन लेती है कि अर्ली एज में वो नंदों की शादियां कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है ये नोकझोंक चलती रहेगी, तो मैं बेटे का तो घर खराब नहीं कर सकती, इसके तो आगे बच्चे हैं। वो अंडर एज में अपनी बच्चियों को फारिग करना शुरू कर देती है, रिश्ते लगाना शुरू कर देगी, उनकी शादियां करना शुरू कर देगी, उनके निकाह कर देगी। क्यों? ताकि इसको ये तसल्ली हो जाए कि ये जाने वाली है, ये जाने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर हो रही है बड़ी जबरदस्ती डिस्कशन। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ मिसेस अली मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं सास बहू के रिश्ते पर, कि जो सास होती हैं जब उनकी बहू आती हैं तो फिर एक और सास उनके घर में आ जाती हैं और फिर उनको ऐसे फील होता है कि इतनी सारी ज़िंदगी मैंने अपने सास के साथ गुजारी और अब बहू की सूरत में दोबारा हमारे पास आ गई है सास। तो ये जो सास की बहू दोबारा उनकी सास बन जाती हैं, ऐसे कई वाक़यात होते हैं और हमने ऐसे कई सासों को जो है ना ओल्ड एज होम में भी देखा है। बिल्कुल, कि वो कहती हैं कि भाई इनका हमारे साथ गुजारा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि विमेंस राइट की बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर सास हो, बहू हो, नंद हो, बहन हो, जेठानी हो, भाभी हो, सबके राइट्स इक्वल होते हैं और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और लोग इस बारे में बड़ी बात करते हैं कि भाई सास ने बहू के साथ ये कर दिया, बट कई बहुएं ऐसी होती हैं जो अपनी सासों के साथ बहुत कुछ बुरा करती हैं और वो सासें बेचारी बड़ी अच्छी होती हैं, सारे घर की चाबियां भी उनको उठा के दे देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उनको कहीं और का रास्ता दिखाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी अपनी जितनी भी हमारी ओल्ड वुमेन्स हैं कि भाई अब बहुत सारी आपने कहा ना चाबियां, भाई वो अपना जेवर उठा के बहुओं को दे देती हैं, वो घर के कागजात उठा के दे देती हैं अपने बेटों को, और जब सब कुछ निकल जाता है उनके पास कुछ भी नहीं बचता, उनकी वैल्यू डिमोट होती है और फिर वो बैठी होती है ओल्ड एज में। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, आप सास के आगे पीछे क्यों होते हो किसी चीज के लिए, किसी मकसद के लिए। वो जब चीज निकल जाती है तो क्या होता है, फिर माँ जो है वो उठ के चली जाती है ओल्ड एज होम में। आपने जब ओल्ड एज होम का आप सर्वे करें ना, आप जाके देखें वहाँ पे 99% वो फीमेल्स हैं, वो हमारी ख़वातीन मौजूद हैं वहाँ पे, जिनके बेटों ने शादी के बाद उनको वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि ये मामला शुरू ही बहू की वजह से बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बैचलर लड़का अपनी माँ के साथ रह रहा हो या वो अपनी माँ को ओल्ड एज होम में पहुंचा के आएगा। हमेशा ये किस्सा शादी के बाद ही निकलेगा कि कोई भी अगर शादीशुदा है तो वही जाके फिर अपनी बहू और बीवी के जो फसाद की वजह से जो है ना, फिर वो जाके ओल्ड एज होम में ज्यादातर वही लोग हैं जिनकी बहुओं के साथ नहीं बनी, जिनकी कोई और कंसर्न्स थे। बहुत चैनल्स आपके कवर करते हैं, जब उनके आप इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको यही मैटर मिलेगा। हाँ, तो मेजॉरिटी वहाँ पे जो लोग होते हैं वो यही होते हैं। और आप ये देखेंगे माँ पूरे टाइम अपने बच्चे को कोख से लेकर उसकी शादी तक का जिम्मा उठाती है। विद इन 3 to 2 years में ऐसी चीज हो जाती है कि वो माँ बेचारी जिसने पूरी जिंदगी अपना सर्व किया होता है औलादों को, वही औलाद उसको वहां तक पहुंचा के आती है। और इतनी वो इसके ऊपर एक बहुत एक हिट भी स्टोरी है, मैं आपको बताऊं। उसमें ये होता है कि वो बच्चा अपनी माँ को छोड़ के आ जाता है और वो जब उससे मिलने जाता है माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
बिल्कुल ठीक, वो बच्चे की खुशी के लिए, ताकि अगर माँ साथ जाएगी तो फिर वो उसकी बहू कॉल आती है, वो कहते हैं ओल्ड एज होम से बात करें, आपकी मदर का लास्ट टाइम चल रहा है, आप आके मिल लें। बेटा फौरन भागता है, मदर के पास जाता है, मदर से मिलता है, मदर कहती है बेटा तुम पेपर और पेन ले लो, मैं तुम्हें कुछ बातें बता रही हूँ वो तुम लिख लो। बच्चा जल्दी से बैठता है, माँ कहती है बेटा यहाँ की खिड़कियां टूटी हुई हैं, इनमें कांच लगवा देना, वो लिखता है। अच्छा, वो पूरे पेपर में ना उसको वो नुकसानात बताएंगे, पानी नहीं है यहाँ पर, नहाने में मसला होता है, टंकी में बर्फ नहीं होता, गर्म पानी पीना पड़ता है, सर्दी में ये होता है, खिड़की वो ऐसी पूछ लेता है माँ इतने टाइम तो जो है वो तू यहाँ रही, जब मैं आया तूने कहा परफेक्ट, जब मैं आया तूने कहा परफेक्ट, तूने तो किसी भी खामी का मेरे साथ इजहार नहीं करा, आज तू मरते टाइम मुझे क्यों बातें बता रही है। तो वो ये कहती है बेटा मैंने तो जैसे तैसे गुजार ली, लेकिन जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ेंगे तो तुझसे ही अजियत बर्दाश्त नहीं। बहुत यही चीज है कि आप वाकई अपनी जिस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हो अपनी मदर को, फिर वो आपको देखे ना वाइस वर्सा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो अपने माँ बाप की करता है फिर उसकी औलाद भी उसकी करती है। ये सिलसिला, ये कार्मा है, ये चलता है, ये होता है। जो हमारे लोग इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने अल्लाह पाक उनकी अक्लों पे भी पर्दे डाल देते हैं, उनको ये भी नहीं समझ आता। ये बहुत अच्छा टॉपिक है सबा, मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगी कि हम लोग हमेशा सास भी कभी बहू थी, हमेशा वही एक हाईलाइट करते हैं। लेकिन हमारी वो माएं जो ओल्ड एज होम में आज इन बहुओं की वजह से बड़ी हैं, उस टॉपिक को कोई हाईलाइट नहीं करता। सही, बिल्कुल। और इसको हाईलाइट करने का इशू, इसको हाईलाइट करने का मकसद भी यही है कि बीइंग अ विमेन आप कितनी भी बातें करें, लेकिन आपको इक्वालिटी जहन में रखनी चाहिए। जहाँ पर हम 1000-12 शोज़ ये करते हैं, इस बारे में करते हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ होता है कि जी सास ने बहू के साथ जो है वो जुल्म कर दिया, और बहू आई और बहू अलग घर से थी, ये हुआ वो हुआ। वहीं पर इन सासों के बारे में कौन बात करेगा? ये भी तो किसी की माएँ हैं ना। ये भी तो जो ख़वातीन बहुत प्राउड करती हैं कि जी हमारा शौहर ये है, हमारा शौहर पता नहीं कितना कमाता है, सारा कुछ करता है, तो ये देखें ना कि उस शौहर के पीछे किस खातून का हाथ था। उस शौहर के पीछे उसी खातून का हाथ था ना जिसने उस बेटे को ग्रो अप किया, जिसको यहाँ तक लेकर आया। अगर किसी खातून का शौहर उसके साथ बहुत अच्छा है तो उसमें उसकी परवरिश उस माँ की है ना, जिसने उसको परवरिश किया, उसको ग्रो अप किया, तो जाके फिर वो एक कॉम्बिनेशन बनती है। यहाँ पर हमारे पास वो वाली फीमेल्स भी होती हैं जो अपनी सास को एज अ ग्रैनी के तौर पे ट्रीट करती हैं। क्यों? वो हमारी ज्यादातर वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वो अपने कैरियर के ऊपर फोकस होती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, उनको पालता कौन है? उनकी मदर, क्योंकि वो उनकी जो सास होती है बेचारी, वो शौहर की जिम्मेदारी भी पूरी उसने देखी होती है, ठीक है। अब वो बेचारे अपने पोती पोतियों को पालती, क्यों? बेटा हमारी बहू भी जॉब पे जा रही है और हमारा वो बेटा भी जॉब पे जा रहा है, पीछे से हम बैठ के उनके बच्चों को पाल रहे हैं। एज ए ग्रैनी के तौर पे आप अपनी यही कपल्स जब डेवलप हो जाते हैं और ये जब इनके पास ये फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर इनको वही जो सास होती है वो बुरी लग रही होती है, उन्हीं के अंदर बुराई होती है। जब उनका वो टाइम होता है कि वो खिदमत की जाए, तो उस टाइम पर उनको याद आता है कि भाई इनको कहीं भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, और वो तो टाइम निकल गया, अब तो बच्चे मैच्योर है, वो खुद मेंटेन कर सकते हैं चीजों को। तो इनकी जिम्मेदारी के लिए, इनके खाने पीने के लिए हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इनको टाइम पे कौन सर्व करेगा? अब वो इस एज में है कि ना वो उठ सकती है, ना वो जा सकती है, ना पका सकती है। आपने अपना मतलब निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, उसके बाद अब आपको बोझ फील हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने वहीं जाके डालना है, क्योंकि वहां पर उनको टाइम पे खाना मिल जाता है, टाइम पे चीजें मिल जाती हैं, उनकी टेक केयर हो जाती है। ये चीज है, ये बात होती है। अच्छा, इसमें ये बताओ कि पढ़ी लिखी जो ख़वातीन होती हैं, पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं, जब उनकी शादी होती है तो वो ज़्यादा सेंसिबल होती हैं टू टेक अप दीज इश्यूज़ के भाई अच्छा ठीक है हम इनको रख रखाव के साथ लेके चलेंगे, या उनको ये लगता है कि नहीं मैंने इसलिए थोड़ी पढ़ा है कि मैं यहाँ घर में बर्तन धोऊंगी या मैं किसी का ख्याल रखूंगी, या मैंने इसलिए थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ा है। ये वाला माइंडसेट भी होता है ना। सब हमारी लड़कियां बहुत सेंसिबल होती हैं, जो कहती हैं हम ऑलराउंडर हैं और हम सारी चीजें कर सकती हैं, वो हर टास्क को एज अ चैलेंज के तौर पे लेती हैं, ठीक है। सही, उसमें ये होता है कि भाई मैं बच्चे भी देख लूंगी, उनकी अच्छी तरबियत भी करूंगी, अपने शौहर की जिम्मेदारियों को भी पूरा ऑन करूंगी, किसी से हेल्प नहीं लूंगी। मतलब उनकी एक ईगो हर्ट होती है अगर उनकी कोई हेल्प करे, उनको सिंपैथी नहीं चाहिए होती, उनको ये चीज बहुत बुरी लगती है कि उनको कोई सिंपैथी दे। हमारी कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जो हर बात में रोती रहती हैं, उनका रोना खत्म नहीं होता, उनको हर किसी से सिंपैथी भी चाहिए होती है, उनकी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं होती, और उनको अपनी जो बोल दिया वो करके रहना है। भले उनके बच्चे सरवाइव करें, उनके हस्बैंड सरवाइव करें या उनके इन लॉ सरवाइव करें, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़े। मैंने कह दिया तो वो पत्थर पे लकीर हो गई। खवातीन हमारी सेंसिबल हैं, लेकिन वो मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादातर हमारे इख्तलाफात या रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हो जाते हैं कि हम अपनी अना में आके, ईगो में आके ना चीज़ों को ख़राब कर देते हैं।
अगर आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चीज़ों को नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती या डंडा देके काम नहीं करवा सकता। लेकिन आप अपनी ईगो में अपने रिलेशनशिप्स भी ख़राब करते हो और अपनी वैल्यू भी ख़राब कर लेते हो। बहुत सारी आपने देखा होगा सबा, ऐसी हमारी बहुएं हैं या ऐसी हमारी सासें हैं जिन्होंने आपस में बात करनी खत्म कर दी है। बिल्कुल खत्म है। वो कहती है किचन अलग है तो बस घर में रह रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल अननोन पर्सन है एक दूसरे के लिए। वो एक दूसरे को ऐसी ट्रीट कर रही है जैसे वो बिल्कुल एक दूसरे से नहीं जानती हैं। बिल्कुल इख्तलाफात उस लेवल पे कि बातचीत बंद है उनकी, बस एक घर में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस तरह से ना आपस में इतने इख्तलाफात हैं कि लोगों ने रिश्ते भी ख़त्म किए हुए हैं। अच्छा, और मज़े की बात ये कि इस सिचुएशन में जो बेचारा वो जो लड़का होता है वो उसको ये समझ नहीं आ रही होती है कि मैं अपनी जो है ना वो माँ की साइड लूँ या मैं अपनी जो है ना वो बीवी की साइड लूं। और उस प्रेशर में आके आप देखिए कि वो भी स्ट्रेस में होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि लड़के बड़ा खुश होते हैं अपनी माओं को दुख देके, लेकिन समहाउ उनको अपनी जिंदगी चलानी होती है। तो बिल्कुल अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसी लड़कियों को जिनकी वजह से दूसरों की माएँ रोती हैं? थोड़ी सी काउंसलिंग में कहूँगी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। लड़के का भी टॉपिक आप कभी रखिएगा। हमारे लड़के बेचारे ऑफिस जाते हैं और आके जब देखते हैं कि सास और उनकी लड़ी है तो बेचारे उनका मेंटल लेवल इतना खराब होता है। तो सारी बड़ा मसले की बात है। सबसे पहले मैं कहूँगी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अदारा शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का स्पेशली काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, प्री और पोस्ट मैरिटल। बहुओं को भी करता है, सासों को भी करता है कि आपने रिलेशनशिप को किस तरह से लेके चलना है। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी देखें हंसी खुशी गुजारने का नाम है। इख्तलाफात, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं और 100 टेंशन लेकर आते हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारना है तो लोगों को खुश करना सीखना होगा। और कोशिश ये करें कि जिस तरह आप अपनी वालदा का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से आप दूसरों की वालदा का भी ख्याल रखें। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वालदा की आंखों में आंसू ना आए तो किसी दूसरे की वालदा की आंखों में भी आंसू ना आए। अगर जो लोग अपनी माँ की खिदमत करते हैं, जो लोग अपनी माँ का ख्याल करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि माएँ जो होती हैं वो सबकी सांझी होती हैं, चाहे वो आपकी सास हो या आपकी खाला हो, आपकी मामी हो, चाची हो, कोई भी हो। तो माएँ जो होती हैं वो सबकी सांझी होती हैं। अपनी माँ की तरह दूसरों की इज्जत करें, दूसरी खवातीन की इज्जत करें तो अल्लाह आपको भी इज्जत देगा। और इर्द गिर्द का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मिसेस अली, आप हमारे शो पर आएँ। तो आज शो का फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखना ना भूलें सिटी एट 10।